हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 फरवरी 2022 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का सेशन बहुत ही दमदार होने वाला है, तो स्किप मत करिएगा। और करंट अफेयर डिस्कशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो कि किससे रिलेटेड होता है, मिड-वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो वो हम लोग सॉल्व करेंगे। देन लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना रहता है, और वो क्वेश्चन करंट से ही रिलेटेड होता है, जो कि चलते रहते हैं टॉपिक में, तो वो आपको क्या करना है, उसका आंसर आपको देना होगा। और गाइस, इंपॉर्टेंट सूचना है कि इससे रिलेटेड अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर जो पीडीएफ होता है वो वन लाइनर ही होता है। डिटेल में जानने के लिए आपको तो वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बस वन लाइनर ही दिया रहता है। और बाकी वहाँ पे अदर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाती है टॉपिक से रिलेटेड, जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और यूपी, जीके, एमपी के बारे में। मतलब वो ऑलराउंडर सारे जो भी होते हैं, सारे क्वेश्चन वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए डाले जाते हैं। तो आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए वहाँ जा कर के उसको आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, आपके लिए फ़ायदे ही होगा। और आज जिसको भी हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना है वो भी जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से ले कर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आज का पहला क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। और गाइज, हाँ, मैंने तो बजट से रिलेटेड जितने थे सारे बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट जितने थे, और बीच बीच में भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आपकी क्या हो, रिवीजन होता रहे। इसीलिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा डेली। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने चैनल तक बढ़ाया जाएगा। इसको क्या करिए, आप स्टार बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में स्टार बना लीजिए। इम्पॉर्टेंट है कि जो इस बार का बजट पेश किया गया, तो उसमें उसके अनुसार 2022-23 के बजट के अनुसार जो पेश किया गया, उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि पीएम ई विद्या योजना के अंतर्गत, कौन सी योजना है, पीएम ई विद्या योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 चैनल से कितने चैनल तक बढ़ाया जाएगा। तो ये कितने तक कर दिया जाएगा, 12 से 200 कर दिया जाएगा। कितने चैनल तक, 200। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया था, मंगलवार को 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया था 2022-23 में, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि इसको क्या किया जाएगा, 12 से 200 कर दिया जाएगा। एक्चुअली क्या है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ के बच्चों की ड्यू टू कोविड क्या हुआ है, वहाँ की उनकी शिक्षा प्रभावित हुई है। तो ऐसे में शिक्षा प्रणाली को, एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए पीएम ई विद्या योजना लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम में इसकी जो चैनल है 12 से बढ़ा करके 200 टीवी चैनल के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो स्टूडेंट्स होंगे उनको शिक्षा देने का काम किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, वो कितने वर्षों के बाद थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक मिनट, 34 ईयर्स। कितने वर्षों के बाद, 34 ईयर्स के बाद, यानी 1986 के बाद 2020, तो ये 34 वर्षों के बाद। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो किस समिति की सिफारिश पर थी, तो कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर, कस्तूरी रंगन। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, कस्तूरी रंगन समिति। तो ये 2 फैक्ट तो आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए। और एक फैक्ट और बता रहे हैं कि शिक्षा पर, एजुकेशन पर जीडीपी का कितना % खर्च होता है, तो ये 6%। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कह रहा है 2 फरवरी 2022 को किसने
इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी किया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। 2 फरवरी 2022 को किसने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो किसने जारी किया है? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? राइट्स एंड रिस्क, एक मिनट यहाँ लिख दे रहे हैं, लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, इसने क्या किया है? इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी किया है। कुछ लोगों को ये पता होगा कि ये जो प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो यस, बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो जारी होता है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स जो जारी करता है, वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी करता है। वो क्या करता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो है वो, ये कौन जारी करता है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। ये दोनों एक जगह लिख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये क्या जारी करती है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी करती है। लेकिन यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है? इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट की बात की जा रही है, जो कौन जारी करता है? राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये इस रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट जारी की गई, इसमें क्या बताया गया? इस रिपोर्ट के तहत ये कहा गया, ये बताया गया, ये सामने निकल कर आया कि देश में क्या हुआ है कि 13 मीडिया हाउस और अखबारों को क्या किया गया? निशाना बनाया गया, जिसमें से 108 पत्रकारों पर हमला किया गया है। उनमें से 6 पत्रकार मारे गए। मतलब कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर क्या है? स्वतंत्र नहीं है, जो प्रेस है वो फ्री नहीं है, फ्रीडम नहीं है उनको। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पत्रकार पर हमले कहाँ देखने को मिले हैं? इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो ये रिपोर्ट बता रही है, वो ये बता रही है कि सबसे ज़्यादा जो पत्रकार पर हमले देखने के केसेस हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं? जम्मू कश्मीर में हुए हैं। यहाँ पर लगभग 25 से, मतलब अगर देखा जाए तो 25 से अधिक मतलब पत्रकारों को हमलों का सामना करना पड़ा है। सेकेंड रैंक पर देखा जाए तो वो कौन है? उत्तर प्रदेश। हमारा यूपी जो है, यहाँ ये सेकेंड रैंक पर है, जहाँ पर पत्रकारों पर मतलब 23 ऐसे देखने को मिले हैं, 23 पत्रकार जिन पर हमले हुए हैं। यूपी के बाद एमपी आता है। तो ये रैंकिंग ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा हमले जम्मू कश्मीर, यूपी एंड देन मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा हमले कहाँ देखने को मिलते हैं? जम्मू कश्मीर में। वहीं अगर देखें कि गैर राज्य तत्व द्वारा सबसे ज़्यादा हमले कहाँ किए गए हैं, तो वो त्रिपुरा में देखने को मिले हैं। गैर राज्य के द्वारा जो हमले किए गए हैं सबसे ज़्यादा, वो कहाँ पर किए गए हैं? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में ये रिपोर्ट बता रही है। तो ये क्लियर हो गया होगा, जिसमें से 8 महिला पत्रकारों को भी गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इस रिपोर्ट के तहत निकल के सामने आई हैं। 2021 में बात करें तो पत्रकारों के खिलाफ जो है 44 FIR दर्ज किए गए हैं। 2021 में पत्रकारों के खिलाफ 44 FIR दर्ज की गई। इनमें से क्या हुआ है? 21 IPC की धारा 21 पर IPC की धारा 153 के तहत दर्ज की गई है। इनमें से 21 IPC की धारा 153 के तहत दर्ज की गई है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये IPC की धारा 153 क्या है? इसके तहत क्या है? IPC की धारा 153 के तहत क्या है? तो कोई व्यक्ति जो ऐसा काम करता है, कोई व्यक्ति जो ऐसा काम करता है जो दूसरों के लिए क्या हो? अवैध हो, वैध ना हो, अवैध हो, उत्तेजक हो, तो उन्हें क्या किया जाता है? कारावास से दंडित किया जाता है। ये IPC की धारा 153 के तहत, कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई ऐसा काम करता हो जो कैसा है? अवैध हो और कैसा हो? उत्तेजकपूर्ण हो, तो वो उन्हें क्या किया जाता है? कारावास से दंडित किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो सेशन को शेयर कर दीजिए। जो नए देख रहे हो वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक करना तो आपका बनता ही है। और कुछ क्वेश्चन और थोड़ा इसको और डीप चलते हैं। तो अगर बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप लोग को पता होगा, पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, बोलने की, भाषण देने की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये 19 आर्टिकल 19 के तहत, ये आर्टिकल 19 के तहत प्रदान की गई है सभी नागरिकों को। ये 19 के तहत क्या किया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसके तहत क्या है, लिखित और मौखिक रूप से, तो वो कैसा आपका अभिव्यक्ति हो, चाहे वो रिटन में हो या ओरली हो, लिखित हो, मौखिक हो, तो उससे आप अपना मत प्रकट करने के लिए आपको ये अधिकार, ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, ये क्या कहता है, इसी में ये आपका बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए जो है ये क्या कहता है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये किस में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, माइंड में भी एकदम ध्यान से इसको क्या करिए, स्टोर कर लीजिए, एकदम माइंड में रख लीजिए, भूलिए नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज 1 जो है ये हमेशा चर्चा में रहता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये किसके अंतर्गत आता है, इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, चाहे वो लेखन हो, मुद्रण हो, चित्र या किसी भी तरीके से स्वतंत्र रूप से वो अपने मतलब विचारों को, विश्वासों को व्यक्त करने का उसे क्या किया गया है, अधिकार प्रदान किया गया है। इसी आर्टिकल, ये आर्टिकल उसको ये अधिकार देती है जो कि अभी मैंने बोला है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर गाइस नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, तो हम और कोशिश करेंगे और डीप में जाने की और अच्छे से क्लियर करने की। वैसे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में 6000 करोड़ रुपए की, फिर बजट का एक क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम है, RAMP, रैम्प। क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट 2022-23 में, और ये रैम्प कार्यक्रम है, और क्या बोल रहा है, 6000 करोड़ रुपए, यहाँ ये भी लिख ले रहे हैं, 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ। मतलब जो ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, इसमें जो बजट में प्रावधान किया गया है, कितनी लागत दी गई है, 6000 करोड़ रुपीस की। तो ये अनुमानित लागत के साथ ये कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। किससे संबंधित है, तो ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किया जा रहा है ये किससे संबंधित है, MSME से संबंधित है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो, M से माइक्रो, S से स्मॉल, M से मीडियम, E से इंटरप्राइजेस। तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से ये क्या है, संबंधित है। तो ये आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए इतना तो मैंने बता दिया। अब ये जो रैंप लिखा है, तो रैंप का फुल फॉर्म क्या है, आखिर ये है क्या रैंप, ये भी जानना जरूरी है, देख लेते हैं। ये जो रैंप है, तो R का मतलब क्या हो जाएगा, रेजिंग, रेजिंग, RAISING, रेजिंग, एंड एक्सीलरेटिंग, ACCEL E है ये, ACCELERATING, एक्सीलरेटिंग। M का मतलब MSME, एंड P का मतलब प्रोग्राम, सॉरी परफॉर्मेंस, प्रोग्राम नहीं, परफॉर्मेंस, प्रोग्राम तो लिखा ही है यहाँ पर। रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो ये निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट के जो इन्होंने पेश किया बजट 2022-23 का, उन्होंने इसमें इस कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसको क्या किया है, स्टार्ट किया है। और इस कार्यक्रम, और ये जो कार्यक्रम है, रैंप कार्यक्रम है, इसको लागू करने के लिए कितने साल दिए गए हैं, 5 ईयर्स, 5 साल। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो रैंप जो है, ये जो कार्यक्रम है, ये एक्चुअली क्या हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों स्टार्ट किया गया है,
तो ये इसलिए स्टार्ट किया गया है, कोविड रिकवरी कार्यक्रम इसको कहा गया है। रैंप को क्या माना गया, क्या कहा गया है कि ये कोविड रिकवरी कार्यक्रम है। मतलब कि भारत में जो MSMEs है, क्या कहते हैं इसको, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो हैं, इनकी स्थिति में क्या करना है, सुधार करना है। क्योंकि कोविड के टाइम सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट जिस पे पड़ा है, बहुत ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है, वो हमारा MSME सेक्टर ही है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो इसी के कारण इसको रैंप को क्या माना गया है, कोविड रिकवरी प्रोग्राम माना गया है। और ये क्या करेगा, इस सेक्टर को वित्त की बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये इस सेक्टर को क्या करेगा, पुनर्जीवित करेगा। ये भी कह सकते हैं हम लोग कि ये क्या करेगा, इसको पुनर्जीवित करेगा। ये जो MSME है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। रीढ़ मानी क्या जाती है, रीढ़ है ये, ठीक है। और ये क्या करता है, देश के निर्यात में, अगर बात करें MSME सेक्टर जो है हमारा, ये देश के निर्यात में 40% का योगदान करता है। और जीडीपी का 30% योगदान, निर्यात में 40% और जीडीपी का 30% किस योगदान ये MSME सेक्टर से, MSME हमारा करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक और बता देते हैं, MSME जो है, MSME, तो इसके मंत्री कौन है, नारायण राव जी जो हैं MSME के मंत्री हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख रहे होंगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश द्वारा 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम 2020 वाला ही किसी एग्जाम में पूछा था, एग्जाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किस एग्जाम में पूछा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। किस देश द्वारा 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में, क्या पूछ रहा है, भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है किस देश ने। तो इस बार जो हासिल किया वो कौन सा देश है, अमेरिका। कौन सा देश है, अमेरिका। ये और सेकंड नंबर पर भी देख लेते हैं कि अगर अमेरिका फर्स्ट पे है तो सेकंड पे कौन है, सेकंड है चाइना। 2020 की बात करें तो 2020 में चीन फर्स्ट पर था एंड सेकंड पर कौन था, अमेरिका। 2020 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था और सेकंड पर अमेरिका था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, 2021 में क्या हुआ है, अमेरिका जो है भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार है और सेकंड नंबर पर चीन हो गया है। सेकंड पर चीन है, थर्ड पर, कम से कम आपको टॉप 5 पता होने चाहिए। तो अमेरिका फर्स्ट, क्योंकि कभी क्या होता है ना, वो कूट मिलाने को आ जाता है कि आप क्या करिए, इसको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में इसको क्या करिए, करेक्ट करिए कि क्या सही है। तो कम से कम तो 5 आपको क्लियर होने चाहिए। तो अमेरिका फर्स्ट पे है, सेकेंड पर चाइना है, थर्ड पर किसको रखते हैं, UAE को, संयुक्त अरब अमीरात को, फोर्थ पे सऊदी, एक मिनट इसको फिर से, अमेरिका फर्स्ट, सेकेंड चीन, थर्ड UAE संयुक्त अरब अमीरात, फोर्थ सऊदी अरब एंड फिफ्थ स्विट्जरलैंड। तो ये आपको 5 क्लियर होने चाहिए कि किस देश द्वारा 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया। अमेरिका ने शीर्ष स्थान रखा है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे UAE, फोर्थ पे सऊदी अरब, फिफ्थ पे स्विट्जरलैंड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। 2020 का भी मैंने बता दिया कि चीन था फर्स्ट पे, सेकंड पे अमेरिका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए चुनावी शुभंकर, कौन सा शुभंकर है, शेरा, ये आपको दिख रहा होगा, शेरा लॉयन,
का अनावरण किया गया है? किस राज्य में मतदाताओं में, यहाँ क्वेश्चन में उद्देश्य बता ही दिया है कि किस लिए ये अनावरण किया गया है। तो जागरूकता फैलाने के लिए मतदाताओं में ये चुनावी शुभंकर जो है पंजाब का, उसने अनावरण किया है किसका? शेरा का, मतलब लॉयन का अनावरण किया है। पंजाब के कौन मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं उन्होंने इसका अनावरण किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वही है कि जो 20 फरवरी 2022 को 20 फरवरी में जो चुनाव होने वाला है पंजाब विधानसभा चुनाव में, तो वहाँ पे मतदाता को जागरूक करने के लिए कि उसमें क्या करें, वोटिंग में भागीदार हों और उनके मतदान को क्या करना है? बढ़ावा देना है। और ये आपको दिख रहा होगा कि शेरा एक क्या है? लॉयन, शेर का एक चित्र है जो क्या करती है, ये वहाँ की जो, यानी पंजाब की बात कर रहे हैं, तो पंजाब की सांस्कृतिक विरासत का क्या करता है? ये प्रतिनिधित्व करता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो मतलब चुनावी शुभंकर का जो अनावरण किया गया है, इसे जो भारत के चुनाव आयोग की एक परियोजना है। कौन सी परियोजना है? स्वीप। ये भी मैंने अपने किसी लेक्चर में बताया था। तो जब जो शुरू से देख रहा है लेक्चर, तो वो अपना कोरिलेट करके समझ ले रहा होगा, क्योंकि उसको दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो भारत के चुनाव आयोग की जो स्वीप योजना है, ये स्वीप जो योजना है, इसी के तहत इसको क्या किया गया है? बढ़ावा दिया जाता है। तो ये मतलब ये जो स्वीप योजना थी, ये इसका फुल फॉर्म भी मैंने बताया था। एस का मतलब क्या था? वो सिस्टमेटिक, एस से सिस्टमेटिक, वी से वोटर्स, ई से एजुकेशन, एंड ई से इलेक्टोरल एंड पी से पार्टिसिपेशन। इसी स्वीप में ही आपको मतलब पता चल गया होगा कि किस लिए भारत के चुनाव आयोग ने इसको स्टार्ट किया था। मतदाता शिक्षा, वोटर्स एजुकेशन लिखा है ना, VE वोटर्स एजुकेशन, एंड ई पी यानी इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी चुनाव में भागीदार। तो इसके लिए चुनाव आयोग ने स्टार्ट किया था और इसी परियोजना के तहत इसको क्या किया गया है? बढ़ावा दिया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये स्वीप योजना जो है, ये ECI के द्वारा जो क्या नाम है इनका, चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग है, इसके द्वारा 2009 में ही स्टार्ट की गई थी। 2009 में ही मतदाता शिक्षा के लिए इसको शुरू किया गया था, इस कार्यक्रम को। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पंजाब की राजधानी की बात करें तो सबको पता होगा, इसको बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी मेरा काम है बताना, तो मैं बता रही हूँ, चंडीगढ़। और यहाँ के CM कौन है? CM चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के क्या है? CM है। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल की, तो बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के कौन है राज्यपाल? बनवारी लाल पुरोहित। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेशन को शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिए, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स को, और भी जो स्टडी करते हो, किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो, उनको भी शेयर करते रहिए। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूला करिए वीडियो को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कलवरी श्रेणी में, इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिए। कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी, ये कहाँ से आ गया? कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75 देख लेते हैं क्या है? प्रोजेक्ट 75। तो इस प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन सी पनडुब्बी है? 5वीं पनडुब्बी, 5वीं स्कॉर्पियन, जिसने 1 फरवरी 2022 को अपनी समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की है। उसका क्या नाम है? तो जो 5वीं पनडुब्बी है उसका नाम पूछ रहा है कि क्या है, तो उसका नाम क्या है? INS वागीर है। क्या नाम है उसका? INS वागीर। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, कई खूबियों से लैस सबमरीन वागीर हुई सेना के हवाले। ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये इसका क्या नाम है? INS वागीर।
INS, एक मिनट, INS वगीर। तो भारतीय नौसेना के तहत जो है इस मतलब भारतीय नौसेना के जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75, इसके तहत अब तक 4 पनडुब्बियां बनाई जा चुकी हैं। कितनी पनडुब्बियां बनाई जा चुकी हैं? 5 पनडुब्बियां बनाई जा चुकी हैं, 4 पनडुब्बियां बनाई जा चुकी हैं। और ये जो है कौन सी पनडुब्बी? 5वीं नंबर की है, जिसको क्या किया जाना है, जो नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है। और इसका जो 5वीं पनडुब्बी, इसका क्या नाम है? INS वगीर नाम है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11879 ये इसका ये नाम है। ये जो INS वगीर है, प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11879, ये इसका ये भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की, भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है, जिसने क्या किया है? अपना समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये देख लेते हैं कि ये जो पनडुब्बी है, इसका निर्माण कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका निर्माण जो था वो नवंबर 2020 में कहाँ पर? मझगांव, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कहाँ पर? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। क्या कहा मैंने? कि इसका निर्माण कार्य जो है नवंबर 2020 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL के कन्होजी, कहाँ पर? के कन्होजी आंग्रे वेट बेसिन से शुरू किया गया था। अगर ये कन्हेजी आंग्रे वांग्रे नहीं आपको करना है तो आप खाली MDL ध्यान रखिए कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, तो यहीं के कन्हेजी आंगर वेट बेसिन से ये स्टार्ट किया गया था। और जब बेड़े में शामिल हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? वगीर नाम रख दिया गया, INS वगीर कह दिया गया। और इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं। और ध्यान रखिए कि ये जो है, एक और इम्पोर्टेंट लाइन, कि ये जो मतलब टोटल जो है ये 6 पनडुब्बी का ये हिस्सा है। टोटल कितनी पनडुब्बियाँ? 6 हैं। तो अभी हम 6 का नाम बताएंगे, पहले और कुछ बता रहे हैं वो ध्यान रखिए, वो सुनिए कि ये जो है इस श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का ये वगीर जो है वो हिस्सा है, जिसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? भारत में किया जा रहा है। और ये निर्माण जो किया जा रहा है ये फ्रांसीसी, ये ध्यान रखना आपको, एक मिनट, फ्रांसीसी नौसेना और ऊर्जा कंपनी, फ्रांसीसी नौसेना और ऊर्जा कंपनी DCNS ने इसको डिज़ाइन किया है। ये जो पनडुब्बी है इसको फ्रांसीसी नौसेना और ऊर्जा कंपनी DCNC ने इसको डिज़ाइन किया है। और यह निर्माण जो है, इसका निर्माण भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया जा रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो मैंने 6 पनडुब्बी की बात की, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, एक मिनट, मैंने बोला भी है कलवरी श्रेणी में। तो जो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, तो उसकी जो पहली पनडुब्बी है उसका क्या नाम है? कलवरी। पहली पनडुब्बी जो है उसका क्या नाम है? कलवरी। दूसरी क्या है? खंडेरी। तीसरी क्या है? करंज। चौथी वेला। ये चारों तो ऑलरेडी मिल चुकी हैं भारत को। और 5वीं जो है जिसका परीक्षण अभी ये वगीर क्या है, ये शुरू हो गया है। तो ये भी क्या हो, मतलब इसका ट्रायल हो चुका है। और छठी जो है, 6ठे नंबर की, उसका क्या नाम है? जिसको लॉन्च किया जाएगा उसका नाम होगा वागशीर। इसका क्या होगा? ये जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो पनडुब्बी है, ये INS वगीर जो है आप देख रहे होंगे, तो ये क्या करेगी? ये
खुफिया सूचना एकत्र करने का इसका काम होगा, सुरंग बिछाने का, और निगरानी में ये क्या है, बहुत ही इस मतलब ये बहुत ही खूबी इसके अंदर है। यहाँ लिखा है ना कई खूबियों से लैस, तो यही इसकी खूबी है, सुरंग बिछाना, निगरानी में माहिर, दुश्मन के रडार को आसानी से ये चकमा देने में महारत हासिल है। और टारपीडो होते हैं उसको हमले के साथ ट्यूब के जरिए छोड़ी जाने वाली ये पोतरोधी मिसाइल से ये लॉन्च करने में भी सक्षम, मतलब बहुत सारी इसमें है। तो जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर बात करें वाइस एडमिरल, पश्चिमी नौसेना कमान प्रमुख कौन है, वाइस एडमिरल आरबी पंडित, ये पश्चिमी नौसेना कमान प्रमुख हैं, पश्चिमी नौसेना कमान प्रमुख, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनवरी 2022 में निम्न में से किस आईआईटी में किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर एक आभासी समारोह आयोजित किया गया था। क्या क्वेश्चन कह रहा है, जनवरी 2022 में निम्न में से किस आईआईटी में, तो आईआईटी तो आपको दिख ही रहा होगा, किस आईआईटी में, तो आंसर के साथ पढ़ते हैं आईआईटी धारवाड़ में। तो जनवरी 2022 में आईआईटी धारवाड़ में किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर एक आभासी वर्चुअल समारोह आयोजित किया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें और क्या बताना है देख लेते हैं, एक मिनट। इसका ये जो शुभारंभ किया गया, इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य यही है कि क्या करना है, जो ऊर्जा क्षेत्र है उसमें अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, और जो भी चुनौतियां होंगी उनको सॉल्व करना, समाधान करना, और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। तो ये इसका क्या है, उद्देश्य है कि ऊर्जा क्षेत्र में क्या करना, अनुसंधान और नवाचार को क्या करना, बढ़ावा देना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। इसीलिए इसको क्या किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। और इसके जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, विजय राघवन, तो इन्हीं की उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हुआ है। किसके, प्रोफेसर के विजय राघवन, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर के विजय राघवन की उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हुआ है। और यह जो इस केंद्र को, ये जो केंद्र है वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र, इस केंद्र को HHSIF द्वारा प्रदान किए जाने वाले CSR अनुदान का भी समर्थन मिल रहा है। CSR मतलब कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका भी समर्थन मिल रहा है। तो आपको ध्यान बस क्या रखना है, आईआईटी धारवाड़ और किसके, विजय राघवन, ये ध्यान रखना है। बाकी और बहुत ज़्यादा, और इसका उद्देश्य जो मैंने बताया है कि क्या करना है कि नवाचार को प्रोत्साहित करना है, और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा डोमेन में ज़मीनी समस्या के समाधान के लिए इसकी क्या की गई है, परिकल्पना की गई है। इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। किसके लिए, स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, और जो भी चुनौतियां हैं ऊर्जा क्षेत्र में उसका समाधान करने के लिए इसको क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, परम प्रवेगा क्या है, जो कि चर्चा में चल रहा है। परम प्रवेगा क्या है, तो आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये देखिए परम प्रवेगा। तो ये क्या है परम प्रवेगा, ये एक मिनट, ये क्या है परम प्रवेगा, ये एक सुपर कंप्यूटर, पहले तो ये ध्यान रखना ये क्या है, ये सुपर कंप्यूटर है। क्या है ये परम प्रवेगा, सुपर कंप्यूटर है, जिसकी जो सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है, जो इसकी क्षमता है वो 3.3 पेटाफ्लॉप्स है।
पेटा फ्लॉप्स है। इसकी जो सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है वो कितनी है, 3.3 पेटा फ्लॉप्स है। और ये देखा जाए जो परम प्रवेगा है, ये सुपर कंप्यूटर किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान में अभी तक का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान में देखा जाए तो अभी तक का ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो और देख लेते हैं कुछ फैक्ट। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, मतलब कि NSM, इसके तहत जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस SC साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और सीडैक ने मतलब एक मिनट, इसने क्या किया है कि NSM के तहत IISc मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि कहाँ पर, बेंगलुरु, उसमें, और सीडैक ने भारत में ये जो शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से इसका यानी परम प्रवेगा जो है इसको निर्मित किया है, जो कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक है परम प्रवेगा। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, सीडैक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में इसको क्या किया गया है, निर्मित किया गया है, जिसकी क्षमता मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कितनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सीडैक और IISc बेंगलुरु, ये आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा इसको क्या किया गया है, निर्मित किया गया है। चलते हैं अब आगे की तरफ। और ये जो है मतलब ये जो परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर है, इसके तहत इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जीनोमिक्स और दवा की खोज के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करना है। इसका उद्देश्य जो है विकसित करने का तो यही है कि जो जीनोमिक्स और दवा की खोज के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करना, शहरी पर्यावरणीय मुद्दों का क्या करना है, अध्ययन करना है, बाढ़ है उसकी चेतावनी के लिए बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित करना और दूर संचार नेटवर्क के लिए अनुकूल वातावरण बनाने से संबंधित जो भी रिसर्च होंगे उसकी प्रोसेसिंग इसके माध्यम से की जा सकती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें कुछ और फैक्ट की, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है, एक मिनट, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, परम 8000। और इस सुपर कंप्यूटर जापान का सुपर कंप्यूटर जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहलाता है, उसका क्या नाम है, फुगाकू, ये गा है, फुगाकू। तो जापान का फुगाकू है जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और सुपर कंप्यूटर के जो जनक हैं उनका क्या नाम है, विजय भटकर। ये जो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं इसके वो कौन है, विजय भटकर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस खिलाड़ी को ICC ने हाल ही में स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। किस खिलाड़ी को किसने ICC ने हाल ही में स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो किसको सम्मानित किया है, डेरिल मिशेल को। जैसा कि इमेज में आप लोग देख सकते हैं, ये डेरिल मिशेल को क्या किया गया है, किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के। ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो न्यूजीलैंड। तो इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्यों किया गया है, जैसा कि नाम में ही आपको पता चल रहा होगा, स्पिरिट क्या कह रहा है, स्पिरिट किसके प्रति, द क्रिकेट। तो क्रिकेट के प्रति उनका क्या स्पिरिट, उनकी जो भावना है, इस क्रिकेट के प्रति उनकी भावना जो है, उन्होंने अपने इस खेल में
जो T20 वर्ल्ड के पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके सेमीफाइनल में इन्होंने जो खेल के प्रति अपनी भावना दिखाई थी, उसी के कारण इन्होंने आईसीसी ने उन्हें इस अवार्ड से क्या किया है, नवाजा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और डेरिल मिशेल जो हैं इस अवार्ड को हासिल करने वाले चौथे न्यूजीलैंड क्रिकेटर बन चुके हैं, चौथे क्रिकेटर बने हैं, यानी जो चौथे बने यानी इसके पहले तीन और तीन और लोग जो है इस अवार्ड को अपने नाम कर चुके हैं। वो कौन है तीन? तो पहला उसमें से नाम आता है डेनियल विटोरी, दूसरा नाम आता है ब्रेंडन मैकुलम एंड थर्ड नाम आता है केन विलियमसन। क्या क्या बताया मैंने? डेनियल विटोरी, सेकेंड ब्रेंडन मैकुलम एंड थर्ड जो है केन विलियमसन, और फोर्थ नंबर पर ये आया है डेरिल मिशेल। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई है? ये आप देख रहे होंगे, ये भित्ति है प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ। तो कहाँ पर की गई है? ये द्वीप लिखा होगा ताहिती द्वीप। पहली बार सुन रहे होंगे कुछ लोग ताहिती द्वीप। तो चलिए पहले ताहिती द्वीप का लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद कोई एक मिनट, ये आप देख रहे होंगे, ये पैसिफिक ओशन में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? प्रशांत महासागर में ये पड़ेगा। प्रशांत महासागर में कहाँ पड़ेगा? ये प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर के एक मिनट, फ्रेंच, इसका नाम लिख लीजिए, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रेंच पोलिनेशिया के सबसे बड़े द्वीप पर इसकी खोज की गई है। सबसे बड़े द्वीप पर, फ्रेंच पोलिनेशिया के सबसे बड़े द्वीप पर। और सबसे बड़ा द्वीप इसका कौन सा? फ्रेंच पोलिनेशिया का ताहिती द्वीप, ताहिती द्वीप। इसी पर क्या किया गया है? इसकी खोज की गई है। किसकी? इसी प्रवाल भित्ति की खोज की गई है। कहाँ पर? पैसिफिक ओशन का जो फ्रेंच पोलिनेशिया है उसका जो सबसे बड़ा द्वीप है ताहिती द्वीप, उसी पर इस प्रवाल भित्ति की खोज की गई है। ये ताहिती द्वीप आपको दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका क्या है, साउथ अमेरिका। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, अपने मैप में देखिएगा, ये देखिए, ये आप यहाँ अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये ताहिती द्वीप। तो यहीं पर इसकी खोज की गई है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, या फिर यहीं देख लेते हैं, यहीं समझ लेते हैं सारी चीज़ें। एक मिनट, तो जो मैंने बताया उसको तो नोट कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं जो पैसिफिक ओशन है, मैंने नाम लिया अभी पैसिफिक ओशन की, प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर मैंने कई बार बताया भी होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, सबसे ज़्यादा जो भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब का खतरा रहता है, सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर आते हैं? पैसिफिक ओशन में ही आते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम जो अभी मैं प्रवाल भित्ति की बात कर रही थी, तो पहले वो देख लेते हैं, कोरल रीफ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो कोरल रीफ जो है, ये जो खोजी गई है कोरल रीफ, वो 2 मील लंबी है। कितनी मील लंबी खोजी गई है? 2 मील लंबी है, जो कि क्या है, जो मानव जनित गतिविधि है उससे ये अप्रभावित है, वो उससे इफेक्टेड नहीं है, मानव जनित गतिविधियों से अफेक्टेड नहीं है, वो प्रभावित नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। और इसकी जो खोज की गई है वो कितनी गहराई पर है? 100 फीट से 210 फीट, 100 फीट से 210 फीट की गहराई पर इसकी खोज की गई है। और ये कोरल जो है, ये किस क्षेत्र में है? मेसोफोटिक क्षेत्र जिसको कहते हैं, मेसोफोटिक क्षेत्र, इस रीजन में इसकी खोज की गई है।
ये बहुत गहरा क्षेत्र है, जो कि ये मेसोफेटिक जोन होता है, ये सबसे गहरा क्षेत्र होता है। और मतलब इतने गहरे क्षेत्र तक जो होता है, सूर्य की जो सनलाइट होती है, सनलाइट जो होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो प्रवेश कर सकता है। और ये इतनी गहराई तक जो होती है, यहाँ पर जो मूंगे होते हैं, मूंगा भी कहा जाता है इसको, प्रवाल भित्ति को, तो ये इससे क्या होती है, मानवीय गतिविधियों से इतनी गहराई पर अगर है तो वो बचाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो है प्रवाल विरंजन से भी प्रभावित नहीं है। ये जो मूंगा है ये क्या मैंने कहा, प्रवाल विरंजन। अभी प्रवाल विरंजन क्या होता है वो भी हम बता रहे हैं। तो ये प्रवाल विरंजन से भी जो खोजी गई है उससे भी प्रभावित नहीं है। आपको एक मिनट दिखा दे रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर इमेज में, एक मिनट। ये प्रवाल विरंजन जब होता है तो ये कलर अपने छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये प्रवाल विरंजन कैसे होता है, तो जब क्लाइमेट चेंज होता है और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण ये प्रवाल विरंजन होता है। तो ये जो नया कोरल रीफ मिला हुआ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब ये प्रवाल विरंजन से प्रभावित नहीं हुआ है। तो अब ये प्रवाल विरंजन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। पहले ये देखते हैं कि जो प्रवाल है, प्रवाल जो है ये समुद्री आकशेरुकी है, समुद्री आकशेरुकी है। प्रवाल समुद्री आकशेरुकी है। और शैवाल जो होता है, शैवाल ये प्रवाल के लिए भोजन प्रदान करते हैं। शैवाल जो है प्रवाल के लिए भोजन प्रदान करते हैं। तो ये शैवाल जो है ये प्रवाल के साथ सहजीवन के रूप में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि शैवाल प्रवाल के साथ सहजीवन के रूप में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो शैवाल प्रवाल के लिए क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। और प्रवाल शैवाल को क्या करता है, शैवाल प्रवाल के लिए भोजन प्रदान करता है, और प्रवाल जो है वो शैवाल को आवास प्रदान करता है। ये आपको क्लियर हो गई होगी ये लाइन। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है और समुद्र के टेम्परेचर में जब वृद्धि हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और जब समुद्र के टेम्परेचर में, उसके तापमान में जब वृद्धि हो जाती है, तो इससे कोरल जो है वो कोरल जो है उसको क्या करना, शैवाल को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। कोरल का शैवाल को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो शैवाल होते हैं वो और ये शैवाल से ही क्या करते हैं, कोरल अपना क्या करते हैं, इस शैवाल से ही कोरल क्या करते हैं, अपना रंग प्राप्त करते हैं। तो जब उस टेम्परेचर के कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये इसको पकड़ना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। और इससे क्या होते हैं कि शैवाल कोरल से अलग हो जाते हैं। और जब वो अलग हो जाते हैं शैवाल कोरल से, तो वो कलरलेस हो जाते हैं, रंगहीन हो जाते हैं। क्योंकि मैंने क्या एक लाइन बोली कि शैवाल से ही कोरल अपना रंग प्राप्त करते हैं। और जब ये अलग हो जाएंगे तो रंग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और रंग प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो वो कलरलेस हो जाएंगे। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रवाल विरंजन कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो कोरल ब्लीचिंग इस प्रक्रिया को कहते हैं। और इससे क्या होता है, जब वो उससे अलग हो जाते हैं, कलर उनको नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं, कोरल मर जाते हैं। क्योंकि उसी से ही उन्हें उससे खाना मिलता था, और वो खाना उनको मिल नहीं रहा है। इसी रीज़न से वो क्या करते हैं, वो मर जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझाने में हम सफल हुए होंगे। आगे देखते हैं ताहिती के, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि फ्रेंच पॉलिनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है, वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और ताहिती का जो निर्माण है, ये जो ताहिती है, इसका निर्माण ज्वालामुखी गतिविधि से हुआ था। किससे हुआ था, ज्वालामुखी गतिविधि से हुआ था। और ये जो ताहिती द्वीप है, ये फ्रेंच पॉलिनेशिया की आबादी का यहाँ लगभग 70% हिस्सा है। फ्रेंच पॉलिनेशिया की आबादी का लगभग यहाँ पर 70% हिस्सा है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनने होंगे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, A to Z कोई भी एग्जाम होगा, आपका क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद लास्ट भी है।
हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का। देख लेते हैं क्या है। विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को, यानी कि आज 4 फरवरी है, तो आज के दिन ये हर साल क्या होता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा। ये हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो वही उद्देश्य वही है, जागरूकता बढ़ाने के लिए, ताकि कैंसर से जो होने वाली मौत है उसको क्या किया जाए, बचाया जा सके। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई दिवस मनाया जाता है तो उसकी थीम भी होती है, तो उसकी थीम देख लेते हैं क्या है। थीम है क्लोज, एक मिनट क्लियर लिख दें, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लोज द केयर गैप क्या है, इसकी थीम रखी गई है। 4 फरवरी 2000 को ही यह दिन अस्तित्व में आया था, मतलब विश्व कैंसर दिवस ये 2000 4 फरवरी 2000 से ही ये अस्तित्व में आया था। तो विश्व कैंसर सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। तो वहीं पर ये सम्मेलन हुआ था, तो उसी दौरान तभी से ये स्टार्ट किया गया है। और तभी से लोग क्या करते हैं, दुनिया भर में लोग क्या करते हैं, कैंसर रोगी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, कैंसर की रोकथाम के लिए और उसके उपचार के बारे में क्या करते हैं, दुनिया भर में ये जागरूकता फैलाने के लिए ये जो दिवस है, विश्व कैंसर दिवस, उसे मनाया जाता है। अभी कल मैंने बताया था, कल ही बताया था, कल या परसों, कि 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, क्या मनाया गया? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या मैंने बताई थी? लोगों और प्रकृति हेतु आर्द्र भूमि कार्यवाही। क्या थीम मैंने बताई थी? लोगों और प्रकृति हेतु आर्द्र भूमि कार्यवाही। तो ऐसे ही रिवीजन करते चलिए, ताकि आपको बार बार उसको मतलब क्या है, देखना ना पड़े। एक बार अगर कोई चीज़ आ रही है, जैसे आज 4 फरवरी के बारे में मैंने कैंसर दिवस बताया, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, अरे कल तो मैंने क्या पढ़ा था, 2 फरवरी वेटलैंड डे। तो वो भी माइंड में आ जाना चाहिए, और साथ ही थीम भी आ जानी चाहिए, क्या थी? लोगों और प्रकृति हेतु आर्द्र भूमि कार्रवाई। तो इससे चीज़ें आप पर बर्डन नहीं पड़ेंगी कि बाद में पढ़ना पड़े, तो ये ध्यान रखिए। और चलिए फटाफट इसी बात पर जनवरी के भी रिवीजन कर लेते हैं, कौन से डे इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं फटाफट। मुश्किल से लगेंगे 20 से 30 सेकंड। देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, 4 जनवरी को क्या मनाया गया था? ब्रेल दिवस, लुइस ब्रेल दिवस मनाया गया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद की जयंती के उस पर मनाया गया था। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया गया था। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी भारतीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ये तो सबको पता है। उसी दिन और क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 30 जनवरी इसी दिन शहीद दिवस मनाया गया था, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के उस पर मनाया गया था। और क्या मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ दिवस। तो ये आपको क्लियर हो गया, उससे भी मुझे लग रहा है 30 सेकंड से भी कम टाइम में हो गया होगा। चलते हैं, आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? पहला ही क्वेश्चन क्या है, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नीचे नाम अंकित हैं। तो टाइम टू टाइम मतलब कौन सी लड़ाई पहले किए थे, तो ये लाइन से आपको क्रम में इसको लगाना है। तो क्या है, चौसा, इसमें 4 ऑप्शन आपको मैंने दे दिया है कि मुझे बोलना ना पड़े, टाइम ना लगे ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन करवा दिया। तो ये देख लीजिए क्या है आंसर। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं कि देवरा पहले, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। DCKS, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। DC जैसे सीढ़ी बोलते हैं ना, वैसे DC बोल देते हैं। तो पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज और फिर सरहिंद। तो के बाद ही ऐसा आता है, तो के क्या नाम है, के से कन्नौज, एस से
सरहिंद। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, रिपीट भी होता रहता है क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है कि 1531 में क्या हुआ था, देवरा नामक स्थान पर ही, गोमती के तट पर स्थित है देवरा स्थान, तो वहीं पर अफगान विद्रोहियों को हुमायूं ने क्या किया था, परास्त किया था। और 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हो गए थे। किससे? शेरशाह से पराजित हो गए थे। और इस युद्ध में क्या हुआ था, इनको एक भिश्ती था, उसने इनकी जान बचाई थी। निजाम नाम का भिश्ती था, उसने इनकी जान बचाई थी। और फिर क्या होता है, अगर बात करें कि 1540 में, तो ये जो कन्नौज का युद्ध, कन्नौज, इसको बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, बिलग्राम, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है, 17 मई 1540 को। इसमें हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था, तो इसमें भी हार जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, विवश होकर के चले जाते हैं और निर्वासित की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। फिर क्या होता है, 22 जून 1955 को ये सरहिंद युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं क्या करते हैं, हुमायूं जीत जाते हैं, और हुमायूं को जीतने से इनका जो खोया हुआ राज्य रहता है वो वापस मिल जाता है। तो ये ध्यान रखना, हुमायूं के द्वारा ये 4 लड़ाई लड़ी गई थी, ये 4 युद्ध लड़े गए थे, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद, DCKS। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में वो क्या करते हैं, सुल्तान की पदवी धारण कर लेते हैं, उपाधि धारण कर लेते हैं। तो ऑप्शन है आपके लिए बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, सेकंड है पहला है बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी, थर्ड शेरशाह सूरी, एंड फोर्थ क्या है, इस्लाम शाह सूरी। तो क्या हो जाएगा कि किस सुल्तान ने हजरत आला, तो जहाँ पर हजरत आला बोले वो क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी। इसने पहले क्या किया, हजरत आला की उपाधि धारण की, फिर क्या करता है, सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की पदवी ले लेता है। तो ये आपको क्लियर, जब ये 1529 में क्या होता है, 1529 में बंगाल का शासक उस टाइम कौन था, वो क्या नाम है उनका, नुसरत शाह थे। तो उनको ये क्या करते हैं, पराजित करके शेरखा क्या करता है, यानी शेरखा का मतलब शेरशाह सूरी को ही शेरखा कहते थे, तो उसको हजरत आला की उपाधि इसको ये धारण करता है। और 1539 में जब चौसा का युद्ध होता है और हुमायूं को हराता है, तब ये क्या करता है, शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है, और अपने नाम का ही क्या करता है, खुतबा पढ़वाता है, और क्या करता है, सिक्का चलवाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया है, तीसरे नंबर का। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ऑप्शन है अमर सिंह, सेकंड मान सिंह, थर्ड हकीम खान, फोर्थ शक्ति सिंह। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति जो थे उनका नाम था हकीम खान। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है 1576 में होता है, महाराणा प्रताप और सेनापति मान सिंह और आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां के बीच ये लड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो ऑप्शन है बहलोल लोदी, और सेकंड है शेर शाह, थर्ड है हुमायूं, एंड फोर्थ है क्या नाम है, अकबर। तो किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो वो किया था अकबर ने। इसका श्रेय किसको दिया जाता है? अकबर को दिया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, इन्होंने क्या किया था, 1562 में दास प्रथा की समाप्ति की थी, 63 में तीर्थ, इसको ऐसे याद करो, तीर्थ है ना, तीर्थ, तो 63 तीर्थ, यानी कि 1563 में क्या किया था, तीर्थ यात्रा कर इन्होंने क्या किया था, समाप्त किया था। और 1564 में जजिया का समाप्त किया था। तो इनका एक लाइन से है, तो जब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे बताना तो वहाँ पे लाइन से एक साथ हम बता देंगे कि इन्होंने क्या क्या किया था, कैसे कैसे, तो लाइन से। तो अभी तो याद रखिए कि 1563 में इन्होंने क्या किया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो ऑप्शन है 1590, 1575, 1576 या 1572। तो कब मिलाया था? 1576। 1576 में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में ये क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत डीप नहीं जाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था?
किसके शासनकाल में? ऑप्शन औरंगजेब, सेकंड अकबर, थर्ड जहांगीर, फोर्थ हुमायूं। तो किसके टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। तो क्या होता है इसमें 1599 में ही क्या होता है कि लंदन में कुछ व्यापारी लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया जाता है। कुछ व्यापारियों के द्वारा किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित होती है। तो इसमें इस सभा में ये कहा जाता है, कुछ व्यापार की योजना बनाई जाती है। कहाँ पर? पूर्वी द्वीप समूह में। और ये व्यापारी क्या करते हैं? पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1599 में एक कंपनी का गठन करते हैं। और इस कंपनी का जो गठन करते हैं, इसका नाम क्या रखा जाता है? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम रखा जाता है? फिर से बता रहे हैं, इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। और शॉर्ट में कहा गया, इसको जॉन कंपनी कहा गया। शॉर्ट में तो इतना लंबा बहुत चौड़ा हो जाए, इसलिए बोल दिया, सामने कभी रहे तो लग जाए। और शॉर्ट में इसको कहा गया जॉन कंपनी के नाम से भी इसको जाना जाता था। और इस टाइम जो था भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। 1556 से लेकर के 1605 तक जो था, 1556 से 1605। ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आज के एडिटोरियल में ये था क्वेश्चन, तो इसलिए आपको दिया है मैंने। इसका आंसर आपको नहीं पता होगा, गूगल करिएगा और आंसर जरूर दिया करिए। इससे आपको क्या होगा ना कि एक बार तो आप जाएंगे गूगल देखेंगे, अगर नहीं पता है गूगल पर जाएंगे सर्च करेंगे, सेकंड क्या करेंगे? टाइप करेंगे। तो एक बार पढ़ेंगे, सेकंड टाइप करेंगे, तो वो आपके माइंड में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे जब आप इतना मेहनत करके कोई चीज़ करेंगे। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है? ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं फटाफट 2 मिनट के अंदर क्या करते हैं, कल का रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है 3 फरवरी का? विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया? लद्दाख। फरवरी 2022 में भारत में रामसर साइट में 2 नए स्थलों की घोषणा किए जाने के बाद कुल कितने रामसर स्थल हो गए? मैंने अभी आज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पढ़ा तो उसमें 48 लिखा है, लेकिन आंसर 49 सही होना चाहिए। बहुत जगह अभी कन्फ्यूज़न है कि 48 है कि 49 है, बट 49 होना चाहिए, क्योंकि 47 कुछ पहले ही था, अभी 2 ऐड हुए हैं तो 49 ही होना चाहिए। बाकी यही सही है, लेकिन अभी बहुत लोग भ्रमित हैं इसमें। तो इसमें क्या है, 2 रामसर साइट्स में 2 नए स्थल की घोषणा करके क्या हो गई है? 49 हो गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले विश्व में कौन से स्थान पर है? 3रे स्थान पर है। किस देश ने हाल ही में पहली बार संघीय कारपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? इंदौर, एमपी। हैप्पी शॉप ब्रांड का संबंध किस कंपनी से? HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और किस बैंक के साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप में कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? PNB। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के मध्य सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ शुरू किए गए? दिल्ली। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किन 2 राज्यों में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखने को मिली है? राजस्थान एंड बिहार। CMII की रिपोर्ट थी। 31 जनवरी 2022 को किसने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्य संभाला है? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी। किस ओलंपिक खिलाड़ी को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं, सारे क्लियर हो गए हैं। तो आप लोग क्या करिए, रिवीजन करते रहिए और सेशन को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, और जो नए देख रहे हो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दिया करिए, इसमें तो कंजूसी मत करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। और गाइस एक सूचना है, इम्पॉर्टेंट है, कि अब से जो वीडियो होगा वो मॉर्निंग में आएगा। मॉर्निंग में आपको ये वीडियो 5 से 5:30 के बीच आपको मिल जाया करेगा। तो आप लोग, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, रात में बहुत लोग को देखना पसंद नहीं करते हैं, मॉर्निंग में अधिकतर लोग चाहते हैं कि हमको करंट मिल जाया करे न्यूज़। तो हम इसको क्या करेंगे, तो आज से आपको क्या किया जाएगा,
मॉर्निंग से ही अब मिलेगा वीडियो। तो रात में परेशान मत होइए क्यों नहीं आया आज, ये सब सारी चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं है। अब से मॉर्निंग में आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं और वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।